अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नईम मसूद एक्सक्लूसिव टॉक के साथ। दोस्तों, आज आपके लिए जो हम टॉपिक लाए हैं और जिन लोगों को लाए हैं, यानी जिन हस्तियों को लाए हैं, होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे। हम भी इनसे कुछ सीखेंगे और आप लोग भी सीखेंगे। बात है उन दानिशगाहों की जिन्हें हम यूनिवर्सिटियां कहते हैं। और यूनिवर्सिटी, मैं कहा करता हूं कि अगर किसी मुल्क में तब्दीली आनी है तो उसका जरिया या वो बरास्ता क्लासरूम्स आएगी, रिसर्च लैब्स आएगी, लाइब्रेरी से आएगी, क्लासरूम से आएगी, नारों से या सियासत से नहीं आएगी। तो दानिशगाहें हमारे लिए इतनी अहम है, लेकिन पता नहीं सियासी तौर पे या सकाफती तौर पे, कल्चरली या तहजीब के अंदाज में हम इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और चीज़ों को हमने इम्पॉर्टेंट बना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे आप एजुकेशन या हायर एजुकेशन या तहकीक कहते हैं, उन्हें हम फरामोश करते जा रहे हैं। और आज बिलखुसूस हम बात करेंगे कि क्या हम जो हायर एजुकेशन में बहुत आगे नहीं जा रहे, जो हमारा यूनिवर्सिटियों का इंडस्ट्रियल लिंक नहीं बढ़ रहा, या यूनिवर्सिटियों में कमी है एंटरप्रेन्योरशिप की, या इसके अलावा आप देखें तो वहाँ जो कम्युनिटी सेंटर्स नज़र आने चाहिए थे, खुद यूनिवर्सिटी एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए थी, वो हमें कोई यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं देती। ये भी हमारे आज के मौजू का हिस्सा होगा। लेकिन जो मेजर दो हमने आज टॉपिक चुने हैं, उसमें पहला हिस्सा, जो पहले प्रोग्राम के हिस्से में जो बात करेंगे वो होगी पब्लिकेशंस पे, रिसर्च पेपर्स पे, और दूसरे हिस्से पे हम बात करेंगे यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग की। ये क्या बला है, क्या रैंकिंग में भी और रिसर्च पब्लिकेशंस में हम आर्टिफिशियल बातें तो नहीं करते या सुपरफिशियल बातें तो नहीं करते? हम क्या करते हैं ये मैं तो नहीं बता सकता। मेरे मेहमान डॉक्टर अकमल सोमरू बहुत बड़े तज्जियाकार है। अगर मैं कहूँ, मेरे उन लोगों में जो पसंदीदा लोग हैं जो हायर एजुकेशन को समझते हैं, उसमें डॉक्टर अकमल सोमरू शामिल हैं। डॉक्टर अकमल सोमरू, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मेरे दूसरे मेहमान मुआशियात के, इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, कोई डॉक्टर अकमल सोमरू, मेरा ख्याल है कोई लाहौर में 5-6 फुल प्रोफेसर होंगे इकनॉमिक्स में। उनमें से हम एक रिक्वेस्ट की डॉक्टर अफजल चौधरी साहब को। डॉक्टर अफजल चौधरी लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ आर्ट्स और सोशल साइंसेज भी हैं, तो इनसे भी आज कुछ सीखेंगे। मैं शुरू, आपकी अगर इजाज़त हो तो डॉक्टर साहब से शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, क्या आप यूनिवर्सिटी कल्चर जो है, देखिए कल्चर होना चाहिए ना यूनिवर्सिटी को, यहाँ से तहजीब कल्चर पाएंगी, यहाँ से हमारा सियासतदान कल्चर पाएंगे, जहाँ से सिर्फ रिसर्च कल्चर ही नहीं है, हमारे सोशल कल्चर भी आएंगे। नन्हा सा मासूम सा सवाल है, क्या आप मुतमिन है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हमारी यूनिवर्सिटियाँ के अंदर एक अच्छा कल्चर नहीं है, तो उसको मैं एजुकेशनल कल्चर की बात एजुकेशनल कल्चर उसको इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। हमारे यहाँ रिसर्च तो हो रही है, मगर हमारे यहाँ जो अप्लाइड रिसर्च जो है वो ना होने के बराबर है। अप्लाइड रिसर्च ये है कि उसका नेशन को क्या बेनिफिट हुआ है, क्या हमारी जो हमने इंपोर्ट्स कर रहे हैं बाहर से चीज़ें, या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उस रिसर्च की वजह से जो है कोई बेनिफिट हुआ है, उसमें कोई इजाफा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ ज़्यादा नहीं है, ना होने के बराबर। और हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो जस्ट फॉर रिसर्च है, प्रमोशंस के लिए है, तरक्की लेने के लिए है, और हमारी रिसर्च जो है वो लैब्स में बैठ के होती है, और अगर किसी ने काम भी किया है उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यानी डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी रिसर्च अप्लाइड नहीं है? अप्लाइड नहीं है जी हमारी रिसर्च। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। डॉक्टर अकमल सोमरू ने जी, माय डियर व्यूअर्स, पिछले दिनों एक ऐसी बात कर दी, बात तो इन्होंने की लेकिन प्रोफेसर्स हमारी जान खाने लगे। इन्होंने कहा, इनसे आज पूछते हैं कि इन्होंने क्यों कहा, कहाँ से इन्हें ये बात मिली, और ये बात इन्होंने एक्सप्लोर कैसे की। मैंने तो उस दिन का डॉक्टर अकमल सोमरू को डिस्कवरर करार दे दिया। हमारी एक सरकारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने 270 अपनी पब्लिकेशन जो है वो शो की हैं, मंजर आम पे हैं, लोग उन्हें देख भी रहे हैं, और 270 पेपर एक साल में
اس پہ جب ہم نے بات کی، لوگوں سے بات کی، تو کسی نے کہا کہ نعیم مسعود یا اکمل سومرو تو سال میں اتنے کالم بھی نہیں لکھتے، اس بندے نے اتنی پبلیکیشنز دی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں سومرو، آپ حیران ہوں گے، مجھے اس پہ یقین نہیں آیا. مجھے کسی نے اسکرین شاٹ بھیجا، اے جے کے یونیورسٹی مظفر آباد ہے، کوئی اس کے پروفیسر تھے، میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ نام لیں گے آج بڑے بڑے اسکالرز اور ریسرچرز کا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں 270 پیپرز کی، ان کو سیریس نہ لیں، نعیم مسعود کو سیریس نہ لیں، اکمل سومرو کو سیریس نہ لیں. تو جب میرے پاس وہ سکرین شاٹ آیا تو میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا یار ممکن ہے یہ بندہ کوئی جینون پروفیسر نہ ہو، اگر پروفیسر ہو تو ہو سکتا ہے جینون سکالر نہ ہو. تو جو اپنی صفحے درست کرنے کی بجائے یا اپنا قبلہ درست کرنے کی بجائے ہم پہ حرف اٹھا رہا ہے، ہم پہ انگلی اٹھا رہا ہے. تو آپ اپنی اس ریسرچ کی بات کریں گے تو ہم کسی کا منہ بند کر سکیں گے نا جی. دیکھیں، بہت شکریہ نعیم صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمومی طور پر یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں ان میں ریسرچ پیپرز لکھنے کا جو کلچر ہے وہ کوئی کمپٹیشن کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وہ اگلے گریڈ میں پروموشن لینے کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض جامعات میں یہ کلچر ہے کہ وہاں پر جو طاقتور اساتذہ ہیں یا بااثر اساتذہ ہیں وہ اپنی منوپلی اور ہیجمنی کو قائم رکھنے کے لیے پورے جو ریسرچ جرنلز ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور اس ریسرچ جرنل میں پبلش ہونے والے جتنے بھی تحقیقی مقالے ہوتے ہیں وہاں پر یا کسی اور جگہ پر جہاں پر ان کا اثر ہوتا ہے ان تحقیقی مقالوں میں اپنا نام لکھنا فرض سمجھتے ہیں اور لازمی گردانتے ہیں. اب یہ لاہور کی کامسیٹس یونیورسٹی ہے. اچھا، یہ کامسیٹ کی بات آپ کا؟ یہ کامسیٹس یونیورسٹی ہے اور یہ اس کا لاہور 270 کیمپس پیپر چھاپنے والا پروفیسر جو ہے وہ کامسیٹ یونیورسٹی کا. میں صرف آپ اتنا کہہ لیں کہ مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ان کا نام نہ لیں. چلے میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ فیکلٹی آف سوشل اینڈ بیہیویئرل سائنسز اس میں بھی زیادہ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ سوشل اینڈ بیہیویئر سائنسز اس میں چند ایک پروفیسر ہیں اس میں. تو آپ یونیورسٹی خود کامسیٹس ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون صاحب ہے، اور سبجیکٹ اور چلیں اگر آپ اب زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں تو ان کا سبجیکٹ بھی جو ہے نا وہ اکنامکس ہے. اکنامکس ڈاکٹر صاحب آپ کا سبجیکٹ وہ اب یہ محض اتفاق ہے جی ویورز، مجھے نہ اکمل نے بتایا تھا نہ پتا تھا، یہ اکنامکس کے دوست ہمارے اتفاق سے آئے ہیں. اچھا، اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب فیس بک پر میں نے یہ پوسٹ لگائی اور نام میں نے خود نہیں لکھا، ابھی بھی میں نہیں بول رہا نام ان کا، حالانکہ میرے پاس پورے ایویڈنس ہیں، ان کے پورے ریسرچ پیپرز کی ڈیٹیل ساری موجود ہیں. تو ان کمنٹ سیکشن میں کہا کہ اکمل آپ بہت بڑے اینکر بھی ہیں، رپورٹر بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، آپ قوم سے زیادتی نہیں کر رہے ہیں ویسے نام چھپا کر؟ قوم سے زیادتی تو وہ صاحب کر رہے ہیں جو ایک سال میں 270 تحقیقی مقالہ جات شو آپ کر کو نہیں لگ رہا آپ ان کا نام نہ بتا کر کے ان کا ساتھی بن رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ان کا ساتھی نہیں بن رہا. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں لوگوں نے حیران کن انکشافات کیے اور یونیورسٹیوں کے نام بتائے. کہتے ہیں آپ 270 کروڑ رہے ہیں، یہاں پر 400 والے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک سال کے اندر 400 ریسرچ پیپر جو ہیں وہ پبلش کر رکھے ہیں. It's totally unbelievable. اور وہاں پہ کمنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہم سے ڈیٹیلز کلیکٹ کر لیں. ایک چھوٹا سا ایک لائن ہم لے لیں. آپ مانتے ہیں آپ نے بھی unbelievable لکھا تھا، یہ جو ڈاکٹر اکمل سومرو کہہ رہے ہیں کیا 270 پیپر کوئی چھاپ سکتا ہے؟ اب میں تو چھاپنے کی بات کروں گا. This is not possible. اگر اس میں ایک انڈیویجول جو ہے، اب یہاں پہ کلچر کیا ہے کہ پیچھے انہوں نے انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ بیٹھے جو ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر آپ کی طرف آتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں، آپ جاری رکھیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک پروفیسر ڈاکٹر جو ڈین ہے لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کے، وہ کہتے ہیں دس از ناٹ پاسبل. ہاں، وہی اس پرسپیکٹو میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک فرد کے لیے کہ وہ سال بھر اتنی تحقیق کرے کہ اس کے 270 تحقیقی مقالہ جات ہوں. اب یہاں پر فراڈ کیا ہوا یا ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یا ان کے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس
या एम फिल के स्टूडेंट। अब पी एच डी में ये कंपलसरी है कि आपने अगर डिग्री हासिल करनी है तो उससे पहले एक पेपर पब्लिश होना चाहिए। अगर आप उसके सुपरवाइज़र हैं, डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, तो आप अपना नाम दाखिल करा देते हैं उसके अंदर कि मेरा नाम भी शामिल करें। या एम फिल स्कॉलर्स हैं, वो अपना कोई तहकीकी मकाला किसी रिसर्च जर्नल में पब्लिश कराते हैं, आप उसके साथ अपना नाम शामिल करा देते हैं। या इस तरह के जो आपके लाइजॉन में जो लोग होते हैं, जो काम आपने नहीं किया, हत्ता कि आपको ये भी नहीं पता है कि इस रिसर्च पेपर का ऑब्स्ट्रैक्ट क्या है, लेकिन आप उसके ऑथर हैं। अब ये पकड़े कहाँ से जाते हैं कि इनका ये तहकीकी काम नहीं है? अमूमी तौर पर ये या थर्ड ऑथर होते हैं, या फोर्थ ऑथर होते हैं, या फिफ्थ होते हैं, या सिक्स्थ होते हैं। आप 3000 अल्फाज के एक तहकीकी मकाले के अंदर 6 उसके ऑथर हों, कोई इसका मतलब एक ऑथर ने सिर्फ एक पेपर लिखा है, एक सफ़ा लिखा है। देखिए सोमरो, तो इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान सर ये होता है कि आप जब ईमानदारी और दयानतदारी से तहकीक नहीं आपकी करते, दयानतदारी की तरफ वापस आते हैं, जो मुझे समझ आई है, अगर वो 7th ऑथर भी हो, 8th 9th 10th भी हो, उसके बाद 20 पीएचडी के और एमफिल के स्टूडेंट भी हो, तो क्या उनकी इतनी फर्टिलिटी है और हर एक की रिसर्च ऐसी है कि वो पेपर्स उनके छप 1 जाए? साल में 1.5 डे, यानी कि हर 1.5 दिन बाद तकरीबन वो साहब एक तहकीकी मकाला लिख रहे हैं, जो एवरेज इसकी बनती है 270 तहकीकी मकाला। मुमकिन ही नहीं है, आप पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? सर इसमें अगर मुझे आप अलाउ करें तो दिस इज़ एकेडमिक डिसऑनेस्टी, और मेरा ख्याल एचईसी को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ये जो पेपर छापने की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और पीछे लोग बैठे हैं, लोगों को फोर्स किया जाता है। डॉक्टर साहब, एचईसी कहाँ एक्शन ले? सुनिए, एक जगह पीएचडी इंग्लिश होती नहीं है, उस यूनिवर्सिटी ने अपने एक बंदे को प्रमोट करने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की बात है, तो उन्होंने उसे पीएचडी भी करवा दी और प्रमोट भी कर दिया। एचईसी अब कहाँ जाए? प्रोफेसर से बड़ा जिम्मेदार, आप लोगों से बड़ा जिम्मेदार कौन होता है? खैर, आप बात कीजिए। जी, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस कोट करता हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था, तो मेरे एक कोलीग, तो हमने इकट्ठा स्टार्ट लिया रिसर्च पेपर, मैं उसमें प्रिंसिपल ऑथर हूँ। तो हम लोग लॉ में बैठे हुए हैं, तो मुझे कहने लगे कि हमने इकट्ठा स्टार्ट लिया था, आप अभी 4-5 पेपर पे बैठे हुए हैं और मेरे 40-50 हैं। तो मैंने उनसे कहा कि उस्ताद मोहतरम, आपने मुझे को ऑथर नहीं लिया। उसने आगे से कसम उठाई कि मैं कैसे को ऑथर आपको लेता, मेरा तो अपना कोई पेपर नहीं है, तो मेरे तो सारे किसी के हैं। अब इशू क्या था कि वो जर्नल के मैनेजिंग एडिटर थे। जो आदमी भी आता था उनको ये पता था कि अगर इस जर्नल के अंदर जो है एक्स कैटेगरी जर्नल है, वाई कैटेगरी जर्नल है, अगर आपने इसमें कोई आर्टिकल पब्लिश करवाना है तो साहब का साथ नाम इंक्लूड करना पड़ेगा। आप अगर इनकी भी तहकीक करेंगे, ऐसे टाइप लोग जो हैं, या तो ये प्राइवेट जर्नल इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, या यूनिवर्सिटी के अंदर जर्नल के असिस्टेंट एडिटर। डॉक्टर साहब, जर्नल्स वही माने जाते हैं अच्छा जो एचईसी के होते हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ उम्र माने जाती है? हाँ बिल्कुल, प्राइवेट भी है। इसमें 2 चीजें हैं। देखिए, एक वो यानी जो रिसर्च एचईसी जर्नल्स ने अप्रूव नहीं किया, नहीं वो भी माना वो तो नहीं जाएगा? कंसिडर होता, ऑब्वियसली नहीं होते। अब इसमें एक वो रिसर्च जर्नल्स हैं जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज खुद पब्लिश कर रही हैं, या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज के यहाँ पब्लिश हो रहे हैं। एक्स कैटेगरीज के जर्नल्स हैं, वाई कैटेगरीज के जर्नल हैं, और कुछ एक ही। इंडिविजुअल्स भी पब्लिश कर रहे हैं। अच्छा, एक दूसरी कैटेगरी ये है कि वो बतौर बिजनेस रिसर्च जर्नल्स पब्लिश कर रहे हैं, और वो रिसर्च पेपर पब्लिश करने के पैसे लेते हैं। यानी कि वो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक पैसे लेते हैं, 30,000 रुपये भी ले सकते हैं, 50,000 भी ले सकते हैं, 1 लाख रुपए भी ले सकते हैं। ये ज़रूरत पर मुनहसर है कि कितनी ज़रूरत है स्कॉलर को, उसके मुताबिक वो उससे पैसे वसूल करते हैं। और 2 दिन बाद रिसर्च जर्नल आ रहा है तो 2 दिन पहले उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसको प्रीडेटरी जर्नल्स का नाम पहले ये कहा गया कि वो फेक घोस्ट जर्नल्स थे जहाँ पर पब्लिश हो रहे थे, एचईसी ने उसको पकड़ा। लेकिन अब क्या है, अब वो प्रीडेटरी जर्नल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ, लेकिन बिहाइंड द सीन ये हो रहा है कि रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए वो पैसे लेते हैं और वो बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हैं, मालूमाती भी हैं। लेकिन ये बात जारी रखेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं नईम मसूद एक्सक्लूसिव टॉक के साथ।
اور سومرو صاحب بات کر رہے تھے کوئی جرنلز کی، کوئی پرائیویٹ جرنلز کی، کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. ہم وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ تعلیم کے ساتھ، یہ ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دیکھیے نعیم صاحب، اسے ہمیں ہسٹوریکلی سمجھنا ہوگا کہ جب یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو ختم کر کے ہائر ایجوکیشن کمیشن 2002 میں بنا، تو اس کے بعد یہاں پر یونیورسٹیز کھولنے کے حوالے سے اور یونیورسٹیز میں ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ یا ان کی پروموشن آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے نئی پالیسیاں بنائی گئیں. تو اس میں یہ تھا کہ اگر ایک استاد جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے اس نے ایسوسیٹ ہونا ہے، اس کے اتنے تحقیقی مقالہ جات ہوں، اس کیٹیگریز کے جرنلز میں ہوں، تب اس کی پروموشن ہوگی. اس وقت پاکستان میں بنیاد رکھی گئی کہ پاکستان کے اندر، اکیڈیمیا کے اندر انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو ہے وہ ان ریسرچ جرنلز کے ذریعے سے کی جائے گی. اور یہاں پر دیکھیں سومرو، جب یہ کام شروع ہوا ڈاکٹر عطاء الرحمان کے دور سے شروع ہوا، یار انہوں نے تو چاہا ہوگا تھوڑا سا یہ کلچر بنے، جو میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا، ٹھیک ہے، لیکن لوگاں تے انی بات تھی نا یار. اب ہائر ایجوکیشن کمیشن، آپ حیران ہوں گے کہ میرے پاس ایسے بے شمار کیسز ہیں، ڈاکٹر صاحب کے بھی لمحے ہوں گے، کہ ایک ہی یونیورسٹی میں میاں بیوی وہاں پر ٹیچر ہیں، اپوائنٹڈ ہیں، اور انہوں نے ایک ہی ریسرچ پیپر کے اوپر دونوں نے اگلے گریڈ میں پروموشن حاصل کی. ایک میں فرسٹ آتھر ہے، ایک میں سیکنڈ آتھر ہے، ایک میں سیکنڈ آتھر ہے. بات سنیں، جب آپ لوگ نیب میں پکڑے، ایک منٹ سومرو ہم ان سے بات کرتے ہیں. اب نہیں، اس میں مسئلہ ہے، اس میں مسئلہ کیا؟ قانونی طور پر کسی جگہ بھی یہ قدغن نہیں ہے کہ میاں بیوی کٹھے ریسرچ پیپر نہیں لکھ سکتے، وہ چلے جاتے ہیں. اچھا، وہ اسی ایک ریسرچ پیپر کی بنیاد پر پروموشن ہو رہی ہوتی ہے، اسی ایک ریسرچ پیپر کی بنیاد پر ایک یونیورسٹی کے اندر کئی پروفیسر پروموشنز لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کلچر ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کا براہ راست اس لیے ذمہ دار ہے. یہ تو دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے. اور یہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ پورے کی پوری اکیڈیمیا پر ڈاکٹر صاحب سے مرتب ہو پوچھ لیں رہا ذرا ہے. یہ کس طرح. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، یہ ایک کاغذ ہے، یہ اس پہ میں ایک جعلی تحریر لکھتا ہوں. پہلے تو یہ لیٹر ہیڈ جعلی لیتا ہوں، پھر ایک جعلی تحریر لکھتا ہوں، پھر میں اسے یوز کر دیتا ہوں. یہ عام بندہ کرے تو یہ 420، 468 اور 461 یہ دفعات لگتی ہیں، جس میں سے 420 تو اویلیبل ہے اور 468 اور 471 اویلیبل نہیں ہے. تو یہ بھی، یہ ریسرچ پیپر یا پلیجرزم، یہ بھی کیا اسی طرح کا جرم نہیں ہے؟ پلیجرزم بہت بڑا جرم ہے، لیکن ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں، میں نے لفظ بولا ہے، ڈپلومیٹک جواب، 420، 468، 471 لگتی ہے. غلط استعمال کرنے پہ، کسی کی چیز چوری کرنے پہ، کیا یہ 420 ہے کہ نہیں ہے؟ یس یا نو؟ 420 ہے، ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. یہ ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے سومرو، جب تک نہیں ہوگی پلیجرزم اور یہ کچھ ختم نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے نیشنل لیول پہ بہت ساری کرپشن ہوئی، ابھی تک اس کرپشن میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. ایسے ہی انہوں نے چیزوں کو لیگلائز کیا ہوا ہے، پروسیس کو فالو کیا ہوا ہے، لہٰذا جو ہے کہ ان کو پکڑا نہیں جا سکتا. بہت مشکل ہے. میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں، آپ صرف HEC یہ ریسرچ کروا لیں، جن لوگوں کے بہت زیادہ پیپر ہیں، وہ پیپر ان کے کیا وہ سمپل ٹیچر تھے، سمپل وہ پروفیسر تھے، جب وہ HOD بنے ہیں، جب ایک دو جنرلز کے وہ ایڈیٹر، مینیجنگ ایڈیٹر ہیں، تو اس کے بعد اس کا نمبر جو ہے کتنا زیادہ ہوا ہے. آل دو HEC جو ہے کہ اس پہ سلولی جو ہے وہ اسٹیپ اٹھا رہا ہے، مگر ضرورت یہ ہے کہ پہلے جو ریسرچ تو کی جائے کہ یہ نمبر جو ہے 400-500 پیپر جو ہے یہ کیسے ہو گیا، یہ تو دیکھا جائے نا، اس کی کاز کیا تھی. وہ جب تک آپ اس کو کاز کو نہیں پکڑیں گے، اس وقت تک جو ہے کہ اس چوری کو نہیں روکا جا سکتا. کون پکڑے گا؟ یہ HEC نے پکڑنا، اس کی ذمہ داری ہے. اور اس میں کیا ریسرچر کی، یونیورسٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ آپ سمجھتے یونیورسٹی کے ہیڈ کی ذمہ داری ہے، اور یہ مورلی جو ہے یہ ڈس آنیسٹی ہے، یہ ایکڈیمک ڈس آنیسٹی. ویورز، مجھے کسی نے پوچھا پروفیسر کیا ہوتا ہے. پہلے تو میں نے کئیوں سے پوچھا، لوگ مجھے گوگل سے نکال کے کوئی وہ ڈیفینیشن، کوئی یہ ڈیفینیشن، ایک میرے دل میں اتری اور میں نے بیان کی. میں کہتا ہوں کہ پروفیسر وہ ہوتا ہے جسے ہم مفتی کہہ سکیں. مفتی وہ ہوتا ہے جو اپنے کسی سبجیکٹ کا یا جو اس کے پاس علوم ہے اس کا فتویٰ دے سکے. ہم کہتے ہیں کہ پروفیسر ایک مفتی ہے، وہ اپنے سبجیکٹ کا فتویٰ دے سکتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے، 270 پیپر چھاپنے والا یا پلیجرزم والا، کیا اسے ہم مفتی کہہ سکتے ہیں؟ ہم اسے مفتی نہیں کہہ سکتے.
सोमरों से पूछते हैं ये एक हायर एजुकेशन के तज्जिया कार है, तो क्या आप उसे मुफ्ती मान जाएंगे? मैं उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा, मुझे नहीं पता आपकी पॉलिसी क्या है, आप उसको ऑन एयर करेंगे, हमारी एडिट पॉलिसी करेंगे, सच क्या है, करेंगे, मुझे सच नहीं के सिवा कुछ पता। नहीं। और बड़ा मतलब इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड में है कि इसको आप इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन कह सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन है कि जिसके जरिए से यूनिवर्सिटियों के PhD है, अंदर बैठे अपने इदाम में स्याद आ सकता है। देखिए मैं आपको एक पेपर आपके भी छपने हैं। देखिए हमारे पेपर, अगर मुझे पेपर छापने का शौक होता ना, तो मैं गुज़िश्ता 4-5 वर्षों में अपने पेपर्स की तादाद पूरी कर चुका छापने हूं। तो चाहिए। छापें आप पेपर जब रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं ना, तो फिर आपका उस डिसिप्लिन के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर, उस फील्ड के अंदर आपको बतौर अथॉरिटी होना चाहिए। अगर मेरा एक रिसर्च पेपर है, मैंने रिसर्च पेपर की तरफ फोकस नहीं किया, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं लेकिन आप प्रमोशन PhD कैसे होगी? अब देखिए, आप सहाफत से अगर चले जाए, देखिए जब प्रोफेसरी उसमें में, जाएंगे टीचिंग में, तो फिर आपकी बुनियादी रिक्वायरमेंट है ना कि फिर आप भी छापेंगे। 15 रिसर्च पेपर्स हो, बुनियादी रिक्वायरमेंट यही है ना, 15 रिसर्च पेपर्स हो, तो आप 15 ईमानदारी से पूरा कर लें। आप उसकी दौड़ में क्यों जाते हैं? डॉक्टर अफजल, मुझे जो एक मिनट सोमरो, डॉक्टर अफजल आज काबू आए हैं। डॉक्टर अफजल चौधरी जी लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ सोशल साइंसेज हैं। तो डीन साहब, मुझे एक बात बताएं। मुझे एक दो वाइस चांसलर ने कहा, वो एक दो इंक्वायरीज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट को बचा लेता है, फौजी को बचा लेता है, पटवारी को बचा लेता है, ये प्रोफेसर को नहीं बचाता। मसलन हम आपसे बात करेंगे ना, तो देखिएगा हमें फीडबैक आएगा, जी आपने डॉक्टर अफजल को बिठाया, इसके इतने पेपर, ये इस तरह प्रोफेसर बने। यार ये प्रोफेसरों की आपस में ये जानी दुश्मनी क्यों है? ये एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं। और मैंने कई यूनिवर्सिटियों में देखा कि उस्ताद है, अस्सलाम वालेकुम नहीं लेते। और मैं एक जगह एक सेमिनार में था, मैंने वहाँ पे अर्ज की कि आप लोग ऐसा कंसोर्शियम बनाएं कि जिसमें एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी की मदद करे। तो हाल में से आवाज आई कि यहाँ एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की मदद नहीं करता, एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर की मदद नहीं करता, तो एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी की मदद कैसे करेगी? बड़ी माजरत के साथ, ये आप एक दूसरे के वैरी क्यों बन गए? आप तो उस्ताद है। हाँ, इसमें फिर जो है ये टॉप टू बॉटम है। अगर वाइस चांसलर आप ऐसा अपॉइंट करेंगे कि जिसके प्रोफेसर के पेपर पूरे नहीं हैं, जिसके यार हम कहें जी आप सदर ऐसा अपॉइंट करेंगे, वजीर आजम ऐसा करेंगे, अपनी देखे प्रोफेसर की अपनी इंडिविजुअलिटी भी तो है ना, कोई इंडिविजुअल है वो। मैं इस पे आ रहा हूँ कि जिसके वाइस चांसलर बनने के लिए क्राइटेरिया पूरा नहीं है, तो वो नीचे किस टाइप का आपकी बात एकेडमिकली दुरुस्त है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप प्रोफेसर्स का मुझे बताएं, वीसी तो कल आप भी बन जाएंगे, तो फिर जब कोई अच्छा प्रोफेसर नहीं होगा तो अच्छा वीसी कैसे होगा? तो मुझे बताएं, ये प्रोफेसर का, अकमल मुस्कुरा रहा है, प्रोफेसर का वैरी क्यों है और जानलेवा हद तक? दैट इज एटीट्यूड प्रॉब्लम। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम हमारी पूरी नेशन का है। हम एक दूसरे को जो है आगे बढ़ता हुआ जो है अच्छे वे से वो हम देख नहीं कर पा रहे। और स्पेशली जो लोग काम करते हैं, आप इस तरह भी डॉक्टर अफजल प्लीज, ये भी डिप्लोमेटिक जवाब बल्कि पॉलिटिकल जवाब है। वो कहते हैं ना कि आलम में और आम आदमी में फर्क तो होता है। तो हमने तो आलम नहीं कहा, हमने तो मुफ्ती कह दिया प्रोफेसर जो को। आलम है, जो मुफ्ती है, वो ये काम सिंबॉलिक होता है प्रोफेसर, काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये मतलब आपका ये है अकमल, मतलब इनका ये है व्यूअर्स, डॉक्टर अफजल का मतलब ये है कि आप लोगों को हम ऐसे ही प्रोफेसरों से गुजारा करना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग को डिस्कस करेंगे। छोटी सी ब्रेक। वेलकम व्यूअर्स, हमारे आज की एक्सक्लूसिव टॉक में बात कहाँ से निकली, कहाँ तक चली गई। लगता है आज मसीहाई है, मसीहा गोई है। हम जब हायर एजुकेशन के गीत गाएंगे, इसमें
नगमगी आएगी, इसमें मौसीकियत आएगी, इसमें बनाव आएगा, तो फिर ही नेशन बेहतर होगी, फिर ही हम किसी अमेरिका का मुकाबला कर सकेंगे, फिर ही किसी चाइना का मुकाबला कर सकेंगे। रोज़ हम यूनिवर्सिटियाँ बनाते जाएं तो इससे भी हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी रिसर्च हो, प्लेजरिज्म ना हो, सुपरफिशियल और आर्टिफिशियल पेपर ना शाया किए जाएं, रिसर्च पेपर्स की एप्लीकेशन हो। जी सोमरो। अच्छा, मैं इसमें एक बात करना चाहूँगा। अभी ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे प्रोफेसर जो है ना वो आपस में लड़ते हैं, तो एक तो इसका पॉलिटिकल मैंने तो ये नहीं कल्चर कहा, मैंने कहा प्रोफेसर का वैरी क्यों है। अब एक तो ये पॉलिटिकल कल्चर है। दूसरा ना एक बात मैं गुजारिश करूँगा आपसे, ज़रा गौर से सुनिएगा कि जो इल्म तकब्बुर पैदा करता है वो इल्म नहीं है। वाह, जो इल्म तकब्बर पैदा करता है वो इल्म नहीं है। आप मगरूर नहीं हो सकता सादा इल्म, क्योंकि उसकी जड़ें शैतान से मिलती हैं जाके। और जिस इल्म को हासिल करने के बाद इंसान में आजिज़ी, इनकसारी, अखुवत, भाईचारा, नरमी, हमदर्दी ये पैदा हो, वो इल्म है। ये सही और गलत इल्म की पहली बुनियादी निशानदेही है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। ज़रा डॉक्टर साहब से भी बात कर ले, फिर आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, हमारा ये सेशन है रैंकिंग के मतलब, ये एक्चुअली फेवरेट टॉपिक है अकमल का, लेकिन चूंकि आप उस्ताद हैं, बात तो आपसे शुरू करनी है, ख़त्म हमने अकमल से करवानी है। ये जो रैंकिंग का सिस्टम है, मैं तो इसे नहीं मानता, लेकिन इसके बगैर धंधा नहीं चलता। ये रैंकिंग, मुझे अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले अकमल बता रहे थे कि टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें या QS की बात करें या शंघाई की बात करें, ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपने बनाए हैं, हमारा HEC अपना करता है जिसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है। तो ये दुरुस्त चीज़ है या फ्रॉड है? हाँ, इसमें बहुत किस्म की रैंकिंग है इस वक्त। उनके डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। जो सबसे अच्छी रैंकिंग जो है ये वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज है, वो है द टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग, द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग। और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। लाइक वो सबसे पहले देखेंगे कि आपने जो रिसर्च की है उसकी साइटेशन क्या है, रिसर्च जो है उसकी नेचर क्या है, वो अप्लाइड है, कोई सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है, कोई इंडस्ट्री के साथ इसका लिंक है। देन जो है उस रिसर्च जो है इनकम कितनी जनरेट की जा रही है, आपकी यूनिवर्सिटियों में एलुमनाई एसोसिएशंस हैं, आपके जो ग्रेजुएट जो हैं वो फारग होते हैं, उनकी प्लेसमेंट किस टाइप की इंस्टीट्यूशंस के अंदर होती है। लाइक नासा में है या हमारे स्पार्को में है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर हैं। तो देयर इज़ मैनी पैरामीटर्स। तो जो एक्सेप्टेड है वो इस वक्त है द टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग और एशिया रैंकिंग। अब पाकिस्तान जो है, अगर हम एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसमें फॉल करती हैं। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो 100 पोजीशन पे है, और जो अब्दुल वली खां यूनिवर्सिटी जो है उसकी पोजीशन जो है वो 125-30 के दरमियान है। और बाकी हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं 16 यूनिवर्सिटियाँ हमारी इसमें फॉल करती हैं। बाकी जो है कोई 200 से पीछे है, कोई 500 से अबव है, वगैरह वगैरह। और ये अगर इसको देखा, उसमें ये है आपकी जो वेबसाइट जो है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, है, आप डाटा कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस डाटा में कितना प्लेजरिज्म कर सकते हैं। डॉक्टर अफजल, एक सुनिएगा, फिर सोमरो की तरफ चलते हैं। मैंने 5 यूनिवर्सिटी का डाटा लिया जिसमें 2 यूनिवर्सिटियां 2002 में कायम हुई और बाकी 2009 के बाद की थी। तो इन 5 यूनिवर्सिटियों की मैंने केमिस्ट्री लैब चेक की। हर एक ने, एक यूनिवर्सिटी ऐसी थी उसने 3 लाख सालाना दिया, एक ने 2 लाख सालाना दिया, बाकी यूनिवर्सिटियों सिर्फ 1 लाख दिया। और एक यूनिवर्सिटी ऐसी थी उसकी केमिस्ट्री लैब में पानी भी नहीं था 6 माह से, वो भी फॉरेन की रैंकिंग में शामिल थी। तो क्या ये भी एक फ्रॉड नजर नहीं आता आपको कि वो डाटा देखते हैं, जो डाटा भेज देते हैं? फ्रॉड इसलिए है कि एक जुमले में जवाब चाहिए। रैंकिंग में नहीं है। अगर ये फ्रॉड है तो हम रैंकिंग में नहीं है। जब हम इसको, लेकिन उन्होंने तो डाला हुआ है और उन्होंने पोस्टर छपवाए थे वाइस चांसलर ने। सोमरो, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। अभी रिसेंटली टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी रैंकिंग भी जारी की, QS ने भी रैंकिंग जारी की। तो QS की रैंकिंग में लाहौर की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी, उसका नाम भी आया हुआ था। और जब मैंने उसका आपकी और मेरी और डॉक्टर अफजल की और फिर जब उसका मैंने डेटा चेक किया
ان کی ویب سائٹ پہ جا کے تو وہاں پہ شو ہو رہا تھا کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس جو انرولڈ ہیں وہ ہیں 28,000. ویورز غور کیجئے گا، سومرو پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں. 28,000. پنجاب یونیورسٹی کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جو آفیشیل ڈیٹا ہے اس کے مطابق یونیورسٹی میں انرولڈ اسٹوڈنٹس کی تعداد اراؤنڈ 48,000 ہے. فرق کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کم و بیش 20,000 اسٹوڈنٹس کا فرق ہے. جی. اب کیو ایس نے جو رینکنگ کی، اس رینکنگ کے اندر جو ڈیٹا شامل کیا وہ ڈیٹا وہ ہے جو یونیورسٹی نے بھیجا ہے. صحیح. یونیورسٹی کا ایکچوئل ڈیٹا کیا ہے؟ 28,000 نہیں ہے بلکہ 48,000 ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ آپ کی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو اچھی ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ کشادگی اچھی ہو گئی، لیبز اچھی ہو گئی، اس کا رزلٹ اسٹوڈنٹ ایریا زیادہ آ گیا، وہ آپ کے وہ بینیفٹ ہو گئے. لیکن اگر اس کو سب سے کوئی رینکنگ بھی آئی؟ ہاں رینکنگ میں آئی نا. تو رینکنگ میں آنے کی وجہ سے میں نے ڈیٹا چیک کیا نا کہ ڈیٹا انفیکٹ کیا ہے یونیورسٹی. ڈیٹا کی بات ہو رہی ہے، ایک سچی بات بتائیں گے آپ؟ یس یا نو میں. مجھے پتا ہے مشکل سوال ہے یہ پوچھنا، تو تھا میں نے اکنامکس کے بندے سے نہیں پوچھتا. کیا انٹرنیشنل لیول پہ بھی رینکنگ میں پیسہ ویسا چلتا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. او مائی گاڈ. دیکھیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یونیورسٹیاں اپنی رینکنگ کرانے کے لیے رینکنگ ایجنسی کو پیسے دیتے ہیں انٹرنیشنلی. جی میں انٹرنیشنلی کیو ایس کو بھی دیتے ہیں، ٹائمز کو بھی دیتے ہیں، اور شنگھائی والے ان کو بھی دیتے ہیں. آپ پیسے دیتے ہیں. ڈاکٹر افضل ہے پہیاں جو تواڑیاں رینکنگ کرا لی ایجنسی نہیں آفیشلی دیتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا دوسری بات ایشو یہ ہے کرنا چاہیے. ذرا ڈفر آیا جی. کچھ یونیورسٹیوں کے جو رینکنگ سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں، جیسے یہ کیو سی ہے اور جو ہے وہ وہاں انہوں نے اچھے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے اور اس پہ وہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. جگلنگ کے لیے اچھے لوگ؟ نو مطلب ڈیٹا وغیرہ کلیکشنز کے لیے. ایکچوئل ڈیٹا یا جگلنگ؟ ہاں نہیں، ایکچوئل ڈیٹا جو ہے. اچھا. ایکچوئل ڈیٹا جو ہے یا اس کے جو پیرامیٹر جو ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے اچھی ٹیم جو ہے ہائر کی ہوئی ہے، تو وہ یونیورسٹیوں کی رینکنگ بہتر ہو رہی ہے. اچھا یار افضل آپ ہی بتا سکتے ویمن یونیورسٹی بھی رینکنگ شینکنگ میں ہے؟ نہیں، ہماری تو صرف 2 یونیورسٹیاں بہتر ہیں، مطلب یہ قائد اعظم اور آپ نے نئی سے بات شروع کی ہے. نہیں وہ میں ہماری شکرو آپ کو پتہ نا ہمارے ہر رواج ہے، بیگم کو کوئی کام کہیں، بچوں کو کوئی کام کہیں تو وہ پانی لا دیں، نہیں اچھا لاتی ہوں پانی. روٹی دے دیں، نہیں بچوں پڑھ لیں، ہوم ورک کر لیں، نہیں اچھا کر لیں. تو انہوں نے بات، میں نے کہا ہے خواتین یونیورسٹی کو رینکنگ میں ہے، انہوں نے بات نئی سے شروع کی. دیکھیے میں اب آپ کو 2 بڑے امپورٹنٹ انڈیکیٹرز ہیں رینکنگ کے. ڈاکٹر افضل مجھے ماریں گے، ان کو 2 منٹ اور دے دیں. آپ قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر افضل آپ بات مکمل کریں. جو ہماری اسپیشلی جو وومن یونیورسٹیز تھیں ان کا ایک بہت بڑا پرابلم تھا جو کہ اس گورنمنٹ کو بہت تھا یا ہے تھا اس گورنمنٹ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اس پرابلم کو بہت ہی بیوٹیفل طریقے سے ٹیکل کیا ہے. موجودہ گورنمنٹ ہماری جو وومن یونیورسٹیز میں کافی جو فیکلٹی تھی وہ ایچ ڈی کی تھی، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، جن کی پروموشن جو ہے، جن کا سلیکشن بورڈ نہیں تھا، جن کی پروموشنز ہوتی تھی، ایون جو سمپل 16 ایئرز. آپ سمجھتے ہیں کہ ایچ ای ڈی کے جو پروفیسر ہیں وہ ویمن یونیورسٹی کو ترقیاں نہیں دے سکے؟ تو جنہوں نے یونیورسٹیاں بنائی تھیں انہیں پروفیسرز بھی تو لانے چاہیے تھے، اسسٹنٹ پروفیسر ایسوسیٹ بھی پہلے سوچنا چاہیے تھا. یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے اس پہ سوچا ہے. اب انہوں نے ان لوگوں کو واپس لیا ہے اور یونیورسٹیز کو کہا ہے کہ آپ اپنی فیکلٹی ڈیولپ کریں. جب فیکلٹی جی سومرو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. انٹرنیشنل رینکنگ کی دوڑ میں پاکستان کو شامل نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان کیٹاگوریکلی اناؤنس کرے کہ ہم انٹرنیشنل رینکنگ میں حصہ نہیں لیں گے، نہ ہم اپنا ڈیٹا دیں گے اور نہ ہماری یونیورسٹیوں کو کنسیڈر کیا جائے. ہم اس دوڑ سے باہر ہیں کم از کم فار 1 ڈیکیڈ. اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. پھر ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ نہیں آئے گا. میں ریزن اسی طرف آ رہا ہوں، ریزن بتاتا ہوں. دیکھیے رینکنگ کے جو انڈیکیٹرز ان ایجنسیز نے بنائے ہوئے ہیں، پہلی بات تو یہ سوچنی چاہیے کہ یہ کمرشل ایجنسیز ہیں. ان کے پیش نظر پروفٹس ہیں، ان کے پیش نظر مینوورنگ کرنا ہے، ان کے پیش نظر اپنی ایجنسی کو کامیاب بنانا ہے، اپنا سودا بیچنا. ٹھیک ہے، بنیادی طور پر یہ. اب پاکستان 2 پرسپیکٹو میں فال ہی نہیں کرتا. نمبر 1 میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، کچھ یونیورسٹیز میں ہے کہ ہمارے یہاں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے، انٹرنیشنل فیکلٹی بھی نہیں ہے. انوائرمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو اٹریکٹ کرنا. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اور انٹرنیشنل فیکلٹی کے اوسطاً ہر رینکنگ ایجنسی میں 20% مارکس ہیں. آپ آؤٹ ہو گئے، نمبر 1. نمبر 2، آپ کا انڈسٹری اور ایکڈیمیا کا لنکیجز کیا ہے؟ اب پاکستان میں انڈسٹری ہے ہی نہیں، پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہے ہی نہیں.
पाकिस्तान में मल्टी नेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं, अगर उनके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं तो वो किस बंदे को हायर करती हैं, कैसे नहीं करती, उसके साथ आपका लाइजॉन नहीं है, उससे भी आप आउट। इंडस्ट्रियली सनती तौर पर पसमानदा है, एग्रीकल्चर को वो कंसिडर नहीं करते, आप इससे भी आउट हो गए, 20% के मार्क्स ये भी गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल फैकल्टी भी नहीं आ रही, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी नहीं आ रहा। और इसके बाद तीसरा इंडिकेटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रेजुएट, उसको कहां नौकरी मिली है। कहां नौकरी से मुराद है कि वो किस कंपनी के अंदर गया है, यहां पर ये मुराद नहीं है कि वो सरकारी नौकरी मिली है उसको, यानी वो किस कंपनी में गया, किस बड़े अदारे में गया, किस मल्टीनेशनल में गया, कहां गया। अब हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका ऑरिक का ऑफिस है, ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन का, या इवन क्वालिटी एनहांसमेंट सेल भी है, इनके पास ये डेटा अमूमी तौर पर नहीं होता इतना ऑर्गेनाइज्ड कि वो अपने बच्चे को फॉलो करते रहें कि उनसे जो ग्रेजुएट हुआ है वो कहाँ पे जॉब कर रहा है और कितने पैसों में कर रहा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप उससे भी बाहर हो जाते हैं। अच्छा, फिर आप आ जाएं अब साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर। साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर आप साइंस और सोशल साइंस, बल्कि मैं पहले सोशल साइंसेस की तरफ आता हूँ। सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स के अंदर जो इम्पैक्ट फैक्टर के रिसर्च जर्नल्स हैं, उनमें आपके कितने तहकीकी मकालाजात पब्लिश हुए हैं? पाकिस्तान में सोशल साइंसेस के अंदर इम्पैक्ट फैक्टर का एक रिसर्च जर्नल भी नहीं है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछ लें। अफजल चौधरी क्या कहते हैं? तो मुझे बताएं, जब पाकिस्तान के अंदर इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल ही नहीं पब्लिश होता, तो मुझे बताइए तो आप रैंकिंग कैसे करेंगे? हम जिन्हें दानिशगाहें कहते हैं, जिनसे हम एंटरप्रेन्योरशिप की तवक्को रखते हैं, जिनसे कंसोर्शियम की तवक्को रखते हैं, जिनसे हम तवक्को रखते हैं इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स की तरफ जाएंगे। ये आपके पास 2 मिनट है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म। दिल तो करता है बात लंबी की जाए, लेकिन आज चूँकि टॉपिक रैंकिंग का है और या हमने बात करनी थी पेपर्स की, रिसर्च पब्लिकेशंस की, सो उसी में रहते हैं। अब ये जो इन्होंने इतनी बातें कर दी, ये तरह क्रिटिकल व्यूज़ दिए हैं, 3 मिनट में इसे ब्रीफ कर दीजिए। सबसे पहले तो आपने भी वुमेन यूनिवर्सिटीज़ की बात की थी। वुमेन यूनिवर्सिटीज़ जो है उसको अगर देखा जाए तो उनकी हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पिछले 18-20 साल है। और जिसमें भी जो है कि मेजॉरिटी रही है कि जो कि वो स्टाफ था जिनकी इंटरेस्ट नहीं थी रिसर्च में, और वो देवर इन्फ्लुएंशियल। गवर्नमेंट ने अब उनको किक आउट, मुस्तकबिल अच्छा देख रहे हैं। मैं अच्छा देख रहा हूँ। मैं स्पेशली जो लाहौर के अंदर रावलपिंडी में वुमेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बड़ा पोटेंशियल है फैकल्टी के अंदर। अभी अकमल सोमरू साहब ने कहा है कि हमको 1 डेकेड के लिए इससे जो है मतलब दूर हो जाए, जरा रैंकिंग से हम परे रहें। अगर हम दूर हो जाते हैं तो जो थोड़ी मोटी कोशिश हो रही है इस वक्त जो है यूनिवर्सिटीज को, आपका मतलब वो स्टिमुलेशन खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। अभी डॉक्टर न्याज जो पंजाब यूनिवर्सिटी में आए हैं तो उन्होंने आके वो एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया है, जिम्मेदार वहाँ पे बैठाए हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वही डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और पहले से बेहतर हो गई। जब उसकी रैंकिंग बेहतर होगी तो डेफिनेटली आने वाले सालों में जो है हमें फैकल्टी अट्रैक्ट करने में, अपनी फैकल्टी बाहर भेजने में, वहाँ से स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करने में, बाहर भिजवाने में जो है आसानी पैदा होगी। डॉक्टर मोहम्मद अफजल चौधरी आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अकमल सोमरू आप बतौर तज्जिया कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज बातें मुश्किल थी, चूँकि इसलिए मुश्किल थी, हमारा, मैं समझता हूँ कि किसी भी रियासत, किसी भी कौम का न्यूक्लियस उसकी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, और मैं यूनिवर्सिटी सिर्फ उसे मानता हूँ फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर वाकई कोई मॉडल हो एंटरप्रेन्योरशिप का, जहाँ वाकई इंडस्ट्रियल लिंकेजेस हों, और वहाँ स्टूडेंट्स अप्लाइड जो है उस रिसर्च की तरफ जाएं, ग्लोबल ट्रेंड्स की तरफ जाएं, कोई कंसोर्शियम डिवेल्प्ड हो और लोगों को बात करने की इजाज़त हो, प्रोफेसर्स को बात करने की इजाज़त हो, जहाँ डिबेट हो, जहाँ पर सिर्फ पढ़ाया ना जाए, जहाँ पर सवाल उठाए जाएं। लेकिन ये सब कुछ जब ठीक हो जाएगा, हमारी रैंकिंग भी बेहतर हो जाएगी, हमारी पब्लिकेशंस भी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मेरे दोनों दोस्तों की बातों से जो लगा है वो बस यही है कि अभी हमें इसी पे गुजारा करना होगा। ये सच्ची बात है, तुरश बात है, तल्ख बात है, लेकिन ऑप्टिमिज़म तो रहे। इंशाल्लाह हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। फिर मिलेंगे इस प्रोग्राम के बाद और फिर आपके लिए लाएंगे आज़ादी के प्रोग्राम, यौम आज़ादी, चूँकि ये माह आज़ादी है, यौम आज़ादी के प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।